हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हाजीपुर के इस चैनल में मैं आर के शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हम लोग का यह वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में बिहार बोर्ड से 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी जिनका सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग के स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अभी जो सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है उसी का क्वेश्चन है। और मेरे यहाँ से बहुतों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेंटअप एग्ज़ाम में फिजिक्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगर वैसे जो भी स्टूडेंट है जिनको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा। चूँकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को लेकर आया हूँ और ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं जब भी बताता हूँ तो विथ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लोग समझेंगे हमें लगता है कि आप लोग को याद होगा। और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा कॉलेज को सप्लाई किया गया है। मतलब यह हो गया कि यह क्वेश्चन जो है जो फाइनल एग्जाम आप लोग का होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन रह सकता है। क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन भेजा है इसलिए प्रत्येक कॉलेज को सेम क्वेश्चन मिला होगा। हाँ, ग्रुप अलग अलग हो सकता है, किसी कॉलेज को ग्रुप ए का क्वेश्चन मिला होगा, किसी को बी का, किसी को सी का, किसी को डी का, जो कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी जो क्वेश्चन है ग्रुप ए है। लेकिन यह कंफर्म हो जाइए कि आप किसी भी कॉलेज में एग्जाम दिए हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर में जाएंगे तो सेम क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बदला हुआ होगा। आपके क्वेश्चन में जो अभी हम क्वेश्चन सब बताएंगे वही सब होगा, नंबरिंग आगे पीछे होगा, तो उसको आप लोग अपना दिमाग से मिलान कर लीजिएगा, आप लोग खुद होशियार हैं। तो इस तरह बिहार बोर्ड का जो सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है उसका क्वेश्चन पैटर्न जो है उसको पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन पैटर्न अगर आप लोग देखेंगे तो स्क्रीन पर देखिएगा, तो क्वेश्चन आप लोग को जो पूछा गया है 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 20 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है और 6 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप है। इसमें से सिर्फ 50% क्वेश्चन का ही आंसर आप लोग को देना होता है, यानी 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, 20 में से 10 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है और 6 में से 3 लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना पड़ता है। तो 3 घंटा का टाइम रहता है, हालांकि 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, तो 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए होता है। 3 घंटा में इस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। उसमें से ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 1 घंटा में बनना चाहिए, 1 घंटा से भीतर में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आप 1 घंटा से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी समय का दिक्कत हो जाएगा। तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है और समय का ध्यान रखते हुए आप लोग एक बार एग्जाम दे ले, इसी के लिए बिहार बोर्ड आप लोग का सेंटअप एग्जाम लेता है ताकि फाइनल एग्जाम में आप लोग को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कहाँ से है तो ऑप्टिक्स से है। आप लोग पढ़े होंगे रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 में है, उसमें से यह क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। और क्वेश्चन में फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है पावर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर। पावर निकालने के लिए जरा याद कीजिए, पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, P इज इक्वल टू होता है 1/f। लेकिन अगर f का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो उस स्थिति में फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं 100/f। क्वेश्चन में अगर आप f का वैल्यू देखेंगे तो f का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा 5, यानी हम लोग का जो लेंस दिया हुआ है उसका पावर हो जाएगा +5d और यह +5d आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन डी में। इसलिए हम लोग का जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन उसका सही आंसर है ऑप्शन डी +5 डायप्टर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, पढ़ लेते हैं इसको। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। परिवर्तन हो गया है परावर्तन के जगह, मिस्टेक से परिवर्तन लिखा गया है, परावर्तन होना चाहिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में भी गड़बड़, पता नहीं सुधरेगा बिहार बोर्ड कभी। खैर चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और उसके जगह रिफ्रैक्शन लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि किसमें TIR संभव नहीं है, किसमें TIR संभव नहीं है, यह ऑप्शन आपको खोजना है। आप लोग याद कीजिए, कंडीशन याद होना चाहिए TIR का। TIR का कंडीशन हम लिखवाए थे कि रे ऑफ लाइट जाना चाहिए डेंसर से रेयरर में।
अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तो TIR होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ऑप्शन ए में आप देखें तो कांच से जल में जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में देखिएगा तो जल से कांच में जा रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर में जाने लगा, संभव नहीं है। इसका मतलब यह जो क्वेश्चन है ये इसका सही आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो बी, यानी रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में जाए तो TIR नहीं होता है, संभव नहीं होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तो प्रिज्म से रिलेटेड है। प्रिज्म से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाती है। या तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि प्रिज्म से अगर 7 रंगों में लाइट टूटता है तो इसी को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रकाश 7 रंगों में टूटता है, इस फेनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण। तो तीसरा का आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आकाश के नीले रंग का कारण, यानी आकाश जो है वह नीला दिखता है, क्यों दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, नीला होता है। तो आकाश नीला क्यों दिखता है, इसका कारण आप लोग याद कीजिए, सूरज से जो रे ऑफ लाइट निकलता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में बहुत सा डस्ट पार्टिकल होता है, एयर पार्टिकल होता है, जिसमें रे ऑफ लाइट टकराता है तो वहां पर इसका स्कैटरिंग हो जाता है, और स्कैटरिंग के कारण ही आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है, और यह ऑप्शन है सी में। तो इस तरह चौथा क्वेश्चन का हम लोग का ऑप्शन सी सही है, यानी नीला रंग का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है, यानी क्वांटम नेचर का सपोर्ट करने वाला कौन सा फेनोमेना है। इसमें याद कीजिए आइंस्टीन का आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही पढ़े होंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी जो है, प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी, वह किससे रिलेटेड है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही इसका समर्थन करता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी, यानी डी में सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव डी में है, तो ऑप्शन डी सही है। 5वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो गया। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन में है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव क्या होगा। इंग्लिश में देखिए स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल, भीतर का पोटेंशियल कितना होगा। आप लोग याद कीजिए गोलीय चालक के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। सेकेंड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल में, स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपसे पूछ रहा है, निश्चित ही कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट के जगह यहां पर लिखा हुआ यूनिफॉर्म यानी समरूप, तो समरूप चलेगा। दूसरा यह देखिएगा तो चार्ज जो दिया गया है वह पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, इसका मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म किस में है, तो बी में है, धनात्मक तथा समरूप। तो छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन में है, खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग। याद कीजिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का 2 नियम था, जंक्शन रूल और लूप रूल। जंक्शन रूल में यही बताया गया था कि किसी भी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट का टोटल सम कितना होता है, तो 0 होता है। इस तरह ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा ए, 0। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है। साइक्लोट्रॉन के लिए पूछ रहा है कि साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्त काल t तथा महत्तम चाल v, यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है और मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड और मैक्सिमम स्पीड का क्या रिलेशन होता है। इसमें याद कीजिए आप लोग पढ़े होंगे साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाता है। उसके बाद उसका प्रिंसिपल में पढ़े होंगे कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वह रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड को रेडियस से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम टाइम का बात करें तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसा हम लोग जान रहे हैं। टाइम पीरियड को अगर लेके चले तो टाइम पीरियड को लेके चलिएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, और स्पीड के जगह तो स्पीड ही रहेगा। और चूंकि टाइम पीरियड को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है साइक्लोट्रॉन में, इसलिए रेडियस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देंगे किस पर, तो टाइम पीरियड और वेलोसिटी पर। टाइम पीरियड और वेलोसिटी को आप लोग देखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस में किया गया है, तो ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। साइक्लोट्रॉन के जो आवर्तकाल होता है चार्ज्ड पार्टिकल का, वह स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन में है, किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में
आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जरा याद कीजिए, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग निकाले होंगे और इसमें यह भी आप लोग को बताए होंगे कि चार्ज जो होता है उसको अगर आप E से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स के इक्वल हो जाता है, यानी F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। अगर हम F के बदले MA ले लें और चार्ज को लेके चले इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो MA इज इक्वल टू हो जाएगा इतना। इसमें A इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम, जिसमें से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं तो टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कर देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। इसमें से हम लोग को अलग किसको करना है तो VD को अगर अलग करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई हो जाएगा, यह M चला जाएगा नीचे और टाउ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ऑप्शन कौन सा सही है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिख रहा है सही है, ऑप्शन ए सही है हम लोग का, यानी ए सही है। VD का फॉर्मूला क्या होता है तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई बाई M इंटू टाउ। तो यह फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी रेसिस्टेंस पूछ रहा है आइडियल अमीटर का। आप लोग पढ़े होंगे अमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है, अमीटर बनाने के लिए उसके पैरेलल में शंट जोड़ते हैं और शंट जोड़ते हैं उसका रेसिस्टेंस वेरी लो हो जाता है। अगर उसको बहुत अच्छा बनाना है मतलब आइडियल बनाना है तो बहुत कम करते 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 जीरो पर पहुंचा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि आइडियल अमीटर अगर है तो उसका रेसिस्टेंस होना चाहिए जीरो को, जो कि ऑप्शन सी में है। तो हम लोग का 10 का आंसर सी सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। आप लोग को याद होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं दिक्पात कोण, यानी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन यानी दिक्पात कोण, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस तरह 11 नंबर का ऑप्शन बी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। इसमें क्वेश्चन में है एक तार का प्रतिरोध R है, यानी कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस R दिया हुआ है और इसको खींचकर डायमीटर को आधा किया गया है, डायमीटर को आधा किया गया है। और डायमीटर को आधा करने पर आपसे पूछ रहा है कि नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा। जब तार को खींचा जाता है तो खींच के रेसिस्टेंस में परिवर्तन के लिए मेन फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू में A2 बाई A1। और याद कीजिए इसका कैलकुलेशन किए थे तो कैलकुलेशन करने पर L1 बाई L2 के बदले हम लोग कर दिए थे A2 बाई A1, तो A2 बाई A1 आ गया था। और A2 के बदले भर सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 और A1 के बदले भर सकते हैं पाई D1 स्क्वायर बाई 4। सोल्व कीजिएगा तो यह आंसर आ जाएगा D2 बाई D1 का होल पावर 4। इसका मतलब हो गया कि रेसिस्टेंस जो होता है वह डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायमीटर के 4th पावर के। अगर डायमीटर को आधा कर देंगे तो आधा करेंगे तो रेसिस्टेंस जो है वह क्या होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा, और आधा का मतलब 2 पर पावर लगाएंगे 4 तो 16 होगा, इसका मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 टाइम्स अगर हम लोग खोजते हैं तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो गया। किस क्वेश्चन का, तो 12 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन कैपेसिटर से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, तो कैपेसिटर के लिए पूछ रहा है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, समान कौन रहता है, यानी कैपेसिटर में क्या सेम रहता है। याद कीजिए कैपेसिटर हो या कोई भी चीज हो, पैरेलल में क्या सेम रहता है तो पोटेंशियल सेम रहता है। और अगर सीरीज में किए थे तो सीरीज में कहीं कहीं चार्ज सेम था और अगर करंट था तो करंट सेम था। तो यहाँ पर कैपेसिटर के लिए पूछ रहा है पैरेलल में, पैरेलल में पूछ रहा है, पैरेलल में कौन सेम होता है तो पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है सी में, तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 13 नंबर का सही ऑप्शन है सी, पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है तो चार्ज बाई मास। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 और 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरह 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
15 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है और ट्रांसफार्मर में आपसे पूछ रहा है कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। याद कीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, और वही आपसे पूछ रहा है कि किस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होना चाहिए। मतलब यह हो गया कि N2 ज्यादा होना चाहिए N1 से, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह 15 का क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, और 16 में क्या क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। याद कीजिए गॉस थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे, गॉस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, तो फाई इज इक्वल टू होता है Q बाई इप्सिलॉन नॉट, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई धनावेश है, मतलब चार्ज का वैल्यू 1 ले लेंगे। चार्ज का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो 1 बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इप्सिलॉन नॉट को अगर नीचे से ऊपर भेजेंगे तो इप्सिलॉन नॉट का पावर हो जाएगा -1, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को दिख रहा होगा। फिर से देख लेते हैं, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी 16 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, इप्सिलॉन नॉट का पावर -1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन में देखिएगा 64 बूंद है, और उस 64 बूंद में से प्रत्येक का कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैराड। सबको मिला के बड़ा बूंद बनाना है। आपसे पूछ रहा है कि बड़ा बूंद का कैपेसिटी कितना होगा, सो बताइए। इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे कि अगर आपको बड़ा बूंद का कैपेसिटी निकालना है, लार्ज वाला का कैपेसिटी निकालना है, तो n का पावर 1/3 से गुना कर देते हैं किसको, तो स्मॉल के कैपेसिटी को। स्मॉल का कैपेसिटी दिया हुआ है 5 और n का वैल्यू दिया हुआ है 64। 64 का पावर 1/3 करेंगे तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। ऑप्शन डी में सही है, यानी जो क्वेश्चन 17 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 माइक्रोफैराड। आगे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें फिर कैपेसिटर से रिलेटेड है, जिसमें 3 कैपेसिटर है, तीनों सेम है, और तीनों को किस तरह रखा गया है, तो इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता, यानी कैपेसिटी मिनिमम और मैक्सिमम कैसे आएगा यह पूछ रहा है। तो याद कीजिए अगर कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो कैपेसिटी घटता है, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैपेसिटी बढ़ता है। मतलब मिनिमम लाने के लिए सीरीज में जोड़ेंगे और मैक्सिमम लाने के लिए पैरेलल में जोड़ेंगे। और मिनिमम लाने के लिए अगर सीरीज में सेम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो याद कीजिए CS इज इक्वल टू होता है C/N। C का वैल्यू दिया हुआ है 6 और N का वैल्यू दिया हुआ है 3। इस तरह आंसर हो जाएगा 2। तो मिनिमम कैपेसिटी हो जाएगा 2। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है तो पैरेलल में जोड़ेंगे, और पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है NC। N का वैल्यू दिया हुआ है 3 और C का वैल्यू दिया हुआ है 6, यानी 18 हो जाएगा। यानी हम लोग का जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है उसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमम कैपेसिटी हो जाएगा 2 और मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है, 2 माइक्रोफैराड एंड 18 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र के लिए विक्षेपित नहीं होती, यानी किस किरण का डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो याद कीजिए इसमें आप लोग को समझाए थे कि जिस पार्टिकल में चार्ज होता है उसका डिफ्लेक्शन होता है, और जिसमें चार्ज नहीं होता है उसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो चार्ज किसमें नहीं होता है यह खोज लीजिए। किसमें चार्ज नहीं होता है, तो गामा में नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गामा। आगे बढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो चौक कॉइल से, चौक कुंडली। चौक कॉइल के लिए आपसे पूछ रहा है पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। याद कीजिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos phi इज इक्वल टू R/Z। अगर हम लोग बात करें चौक कॉइल का, तो चौक कॉइल में रेसिस्टर नहीं होता है, इंडक्टर होता है, इसलिए R का वैल्यू भरेंगे 0 और 0/Z, इस तरह आंसर हो जाएगा 0। यानी चौक कॉइल के लिए पावर फैक्टर जो होता है यानी शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 होता है, और 0 आंसर दिया हुआ है सी में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है बायोट सावर्ट लॉ से, बीओ सावर्ट का नियम। और बीओ सावर्ट के नियम में आपसे फॉर्मूला दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला देख लीजिए, बायोट सावर्ट लॉ में हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे dB इज इक्वल टू था μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा बाई R², ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो I को अगर पहले ले आए, I को पहले ले आए तो μ0/4 रहेगा, I रहेगा और DL रहेगा,
बगल में कौन बचेगा तो साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम आर को लगा दें और साइन थीटा को रहने दें, तो आर को अगर ऊपर लगाए हैं तो आर को नीचे भी लगाना पड़ेगा, और आर को नीचे लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो आर क्यू हो जाएगा। अब डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा के बदले डीएल क्रॉस आर लिख सकते हैं। इस तरह हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए में सही आंसर है। ए सही आंसर हो गया, 21 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निकेल के लिए पूछ रहा है कि निकेल क्या है। तो याद कीजिए आयरन, निकेल, कोबाल्ट यह सब क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिया हुआ है ऑप्शन सी में, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ। आगे बढ़िए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो उभयोत्तल लेंस है, यानी इक्वी कन्वेक्स लेंस है। उभयोत्तल मतलब इक्वी कन्वेक्स, और इक्वी कन्वेक्स के लिए आपको रेडियस दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। इक्वी कन्वेक्स के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f = होता है 2/r इंटू म्यू माइनस 1। यह फॉर्मूला पढ़े होंगे। इस फॉर्मूला में अगर आप चलते हैं तो 1/f में से f को हम लोग को निकालना है, और r का वैल्यू दिया हुआ है 20, म्यू का वैल्यू है 1.5 माइनस 1। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो जरा देख लीजिए कितना आता है। f को सोल्व करने पर इसमें आ जाना चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर किस में दिया हुआ है देख लीजिए, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सी में देखिएगा तो 20 सेंटीमीटर है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। यानी रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ दिया निकालना है तो फोकल लेंथ भी हम लोग का आ गया 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है। इसमें देखिएगा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। आप लोगों से पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद है तो याद कर लीजिए। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन IC = म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर। याद कीजिए, अगर दो तरह का मीडियम दिया हुआ है तो यह फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर म्यू रेयरर के बदले किसको भरेंगे, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है 4/3, और डेंसर के बदले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है 3/2। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा 8/9। और अगर IC को अलग करते हैं तो साइन इनवर्स में चला जाएगा, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। साइन इनवर्स 8/9 एक बार और देख लेते हैं, ऑप्शन सी में ही है। तो हम लोग का जो यह क्वेश्चन है 24, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइन इनवर्स 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिएगा तो इंटरफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पूछ रहा है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए याद कीजिए क्या पूछ रहा है, तो फेज डिफरेंस यानी कलांतर। फेज डिफरेंस जो होता है वह पाई का समगुणज होता है, इवन मल्टीपल होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में फेज डिफरेंस जो होता है वह पाई का समगुणज होता है, यानी 0 हो सकता है, 2π हो सकता है, 4π हो सकता है, 6π हो सकता है, इस तरह होगा। और इस तरह अगर आप ऑप्शन खोजेंगे तो ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो ए में मिलेगा। तो इस तरह 25 का आंसर हो गया कौन सा, तो ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का समान होगा, क्या सेम होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए और फोटोन के लिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो सेम होगा। तो इसके लिए याद कीजिए, इसमें पढ़े होंगे आप लोग एनर्जी का इक्वेशन। एनर्जी का इक्वेशन पढ़े होंगे, E = होता है hc/λ। hc/λ जो होता है एनर्जी का इक्वेशन होता है। इसमें H का वैल्यू फिक्स होता है, C का वैल्यू फिक्स होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर लेमडा का वैल्यू फिक्स हो तो E का वैल्यू भी फिक्स होगा, यानी एनर्जी का वैल्यू जो होगा फिक्स हो सकता है। और किसके लिए फिक्स हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए और फोटोन के लिए। यानी एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का वह दोनों सेम होगा। मास चेंज हो जाने के कारण वेलोसिटी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, यह सब चेंज होगा, लेकिन एनर्जी सेम रहेगा। तो इस तरह 26 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा एनर्जी यानी ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, Z परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती एनर्जी के लिए पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए। इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या है, यही है। हाँ चलिए सही है। एनर्जी के बारे में आपसे पूछ रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, -13.6 इंटू में होता है Z² /n²।
इसमें अगर आप n रहता क्वेश्चन में तो n स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन z है तो z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर से खोज लेते हैं, इसको हटा के किस में है तो a में है। तो यह जो क्वेश्चन हम लोग का है इसका सही आंसर हो जाएगा a। क्या नंबर क्वेश्चन था तो देख लेते हैं, 27 था। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया a। नेक्स्ट चलते हैं 28 में। 28 में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछ रहा है सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, पी टाइप एन टाइप। पी टाइप के लिए पूछ रहा है पी टाइप में कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो याद कीजिए पी टाइप अगर बनाना होता है तो ट्राइवैलेंट, और एन टाइप बनाना होता है तो पेंटावैलेंट। यानी इसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मतलब 3 वैलेंसी वाला। 3 वैलेंसी वाला कौन है तो बोरॉन है। बोरॉन ऐसा है जिसका वैलेंसी 3 है, इसका मतलब पी टाइप बनाने के लिए बोरॉन मिलाएंगे। 28 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए जरा देखिए फिगर में देखिएगा तो 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो यह दोनों मिलके हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। और 4 माइक्रोफैराड को देखिएगा तो यह सीरीज में है, और सीरीज वाला फॉर्मूला होता है अगर 2 कैपेसिटर है तो 5 × 4 बट्टा में हो जाएगा 5 + 4। इस तरह हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 20/9, जो कि ऑप्शन दिख रहा है सी में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तो मॉडेम से रिलेटेड है। और मॉडेम में पूछ रहा है कि मॉडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, यानी मॉडेम का यूज कहाँ पर होता है सो पूछा जा रहा है। अब इसके लिए मॉडेम का नाम अगर आप लोग देखेंगे तो नाम इस तरह होता है MO और DEM। मॉडेम को तोड़ते हैं तो MO + DEM बनता है। MO का मतलब मॉड्यूलेशन और DEM का मतलब डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों होता है। दोनों किस में दिया हुआ है तो डी में दिया हुआ है। इस तरह इस क्वेश्चन का यानी 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। यानी मॉडेम में मॉड्यूलेशन भी होता है और डीमॉड्यूलेशन भी होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है 2 चार्ज है, +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, और दोनों को रखा गया है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आपसे एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो K Q1 Q2/R। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है माइक्रोकूलम में 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻5 हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। दूसरा भी हो जाएगा 10⁻⁵ और नीचे में डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी 40 × 10⁻² भरेंगे। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाता है -2.25 जूल, जो कि आप लोग बहुतों बार इस क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे। यानी आंसर हो जाता है सी। आगे बढ़ते हैं कितना नंबर क्वेश्चन में तो 32 नंबर क्वेश्चन 32। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग देखेंगे तो पूछ रहा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण नॉन एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग 3 केस में निकाले थे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाले थे, एक्सिस पर, नॉन एक्सिस पर और एट एनी पॉइंट पर। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह नॉन एक्सिस पर कितना आया था तो 0 आया था। नॉन एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है तो 0, और एक्सिस पर कितना आया था तो 1/4πε0 × P/r², और एनी पॉइंट पर आया था 1/4πε0 P cos θ/r²। तो नॉन एक्सिस पर पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। यानी 32 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी सही। 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें 2 बल्ब है, दोनों का पावर दिया हुआ है 60 वाट एंड 40 वाट, और आपसे पूछ रहा है सम्मिलित शक्ति पावर पूछ रहा है। तो पावर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है इसको समझिए। आप लोग पढ़े होंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है तो V²/R, ऐसा पढ़े होंगे। इसका मतलब हो गया कि यह पावर जो होता है वो रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा कॉम्बिनेशन होता है पावर का। अब इसके आधार पर अगर हम लोग 2 पावर को जोड़ना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस में सीरीज वाला फॉर्मूला सीधा होता है, तो पावर में होगा उल्टा वाला। इसका मतलब हो जाएगा कि 1/P लिख सकते हैं 1/P1 + 1/P2, और इसी को सोल्व करते हैं तो आ जाता है कितना तो P1 P2/P1 + P2 और P1 + P2। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 60 × 40, 60 × 40 हो जाएगा 24 पर 00,
और नीचे में 60 प्लस 40 हो जाएगा 100, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 24। तो इस तरह हम लोग का सही आंसर हो जाता है डी, और डी मतलब 24 वाट। तो पावर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 33 हो गया 4 की तरफ, यानी 34 में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें फार्मूला पूछा जा रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, यानी प्रेरणिक प्रतिघात का। प्रेरणिक प्रतिघात को डिनोट किए थे हम लोग एक्सेल से, और एक्सेल का फार्मूला था ओमेगा एल। ओमेगा एल में ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf। इस तरफ सही फार्मूला हो जाता है 2πfl, जो कि दिया हुआ है ए में, यानी हम लोग का 34 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो दिया हुआ एक तार में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का संख्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो आई का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे NE/T। इसमें अगर हम n को अलग करना चाहते हैं तो n अलग होगा तो हो जाएगा IT/E। I का वैल्यू दिया हुआ है 1, T का वैल्यू दिया हुआ है 1 और E का वैल्यू दिया हुआ है। इस सब को भर के सोल्व कीजिएगा तो याद कीजिए, याद भी होना चाहिए आपको, यह वाला आंसर आता है 6.25 × 10⁻18। तो इस तरह जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 6.25 × 10⁻18। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो टाउ का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इस पर तो बहुतों बार आप लोग न्यूमेरिकल बनाए होंगे कि टाउ = होता है m×b, यानी ए ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 यानी 37 में आपसे पूछ रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति। चलिए इंग्लिश में भी इसको थोड़ा देख लेते हैं। इंग्लिश में देखिएगा तो ससेप्टिबिलिटी मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो काई का वैल्यू। किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो काई का वैल्यू। अब याद कीजिए काई का वैल्यू कैसा होता है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई का वैल्यू पॉजिटिव होता है और 1 से छोटा होता है। अगर बात करें डाईमैग्नेटिक का, तो डाईमैग्नेटिक में निगेटिव था और 1 से छोटा था, और पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव था और 1 से छोटा था। ऑप्शन खोज लेते हैं। ए में लिखा हुआ है कांस्टेंट, बी में 0, सी में इन्फिनिटी और डी में डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो यह वैल्यू फिक्स होता है। फिक्स होता है मतलब कांस्टेंट होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो स्थिर। तो 37 का आंसर हो जाएगा स्थिर। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वर्क ऑफ डायनमो। डायनमो का कार्य, डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह आप लोग पढ़े होंगे कि डायनमो जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़िए 39 में अगर आप देखेंगे तो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर आपसे पूछ रहा है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताए थे कि R/Z होता है, और एलआर सर्किट के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, तो √R² + ω² L², जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह यह जो एलआर सर्किट है उसका पावर फैक्टर हो जाएगा R/√ω² L²। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक, मतलब वह कंपोनेंट खोज रहा है जो वाटलेस हो। वाटलेस हो मतलब पावर 0 हो। अब पावर 0 हो इंग्लिश में भी देख लीजिए। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज V इज फाई, देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट विल बी, यानी करंट का आपसे वाटलेस फैक्टर पूछ रहा है, यानी वाटलेस कंपोनेंट पूछ रहा है। इसके लिए वाटलेस के लिए पावर होना चाहिए 0। और याद कीजिए पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, तो पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS × cos फाई। इस तरह का फॉर्मूला पढ़े थे। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो V और I को गुना करते हैं और गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो 0। अब कंपोनेंट में तोड़ के इसको देखते हैं। कंपोनेंट में अगर इसको तोड़ के देखें तो मान लीजिए कि इधर की ओर V है और इधर की ओर I है। अगर I दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है जो फाई है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच का एंगल होता है। I को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो 2 कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट V के तरफ बनेगा जो कि हो जाएगा I cos फाई, और इधर की ओर बन जाएगा I sin फाई। इधर की ओर बन जाएगा I sin फाई। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल देखें 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, तो 90 डिग्री।
यानी एंगल अगर 90 डिग्री लेके चलते हैं तो cos फाइव यानी cos 90 और cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी अभी जो फॉर्मूला बताए थे उसमें cos 90 हो जाएगा 0। तो 0 होने के लिए हमको इस कंपोनेंट को लेके चलना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को मतलब I sin फाई को। तो इस तरह हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 40 का सही आंसर हो गया सी, यानी I sin फाई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि BH यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। इसके लिए जरा याद कीजिए, आप लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े होंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2π√I/m × BH, ऐसा फॉर्मूला आया था। और टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/2π हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो जो नीचे है वह चला जाएगा ऊपर, यानी m और BH चला जाएगा ऊपर और नीचे कौन चला जाएगा तो I। हम लोग को देखना है किसको, तो फ्रीक्वेंसी को और BH को। अगर आप गौर से देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो √BH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर B पर से रूट को हटाते हैं तो n पर आ जाएगा स्क्वायर, n पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो n² B। किस में है तो B में है, ऑप्शन बी सही है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, n² BH। 41 के बाद चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का वैल्यू। याद कीजिए, आप लोग को समझाए थे कि इक्वेटर पर होता है 0 डिग्री और पोल पर होता है 90 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कहाँ पर, तो पोल पर। पोल पर कितना होता है तो 90 डिग्री होता है, और पोल पर 90 डिग्री किस में दिया हुआ है तो ऑप्शन सी में। तो इस तरह 42 का आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और उसको डुबाया जाता है वाटर में। याद कीजिए, वाटर में अगर डुबाते हैं, इसमें आप लोग को रटवाए थे कि अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला में डुबाते हैं तो प्लेन लेंस बन जाता है, कम वाला में डुबाते हैं तो अनचेंज रहता है, और ज़्यादा वाला में डुबाते हैं तो चेंज हो जाता है। पहले से अगर आप देखेंगे तो कौन सा लेंस है तो कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस को डुबाया गया है किसमें तो कम वाला में। चेंज होगा कि नहीं होगा तो नहीं चेंज हो गया, इसका मतलब कन्वेक्स के जगह कन्वेक्स रहेगा, और कन्वेक्स ही रहेगा, मतलब सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है 44 क्वेश्चन में अगर आप चलते हैं तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। याद कीजिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है तो डायमंड का। आप लोगों को लिखवाए होंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है तो ग्लास का होता है 1.5, ग्लास का होता है 1.5, वाटर का होता है 1.33, आयरन का होता है 1.09 और डायमंड का होता है 2.4। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यह किससे रिलेटेड है तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ आई से रिलेटेड है। आप लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ आई पढ़े होंगे, 4 तरह का होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, उसका तीसरा वाला होता है प्रेस बायोपिया और चौथा वाला होता है एस्टिग्मेटिज्म। पहला वाला जो था उसमें कनकेव लेंस का यूज होता है, दूसरा में कन्वेक्स का यूज होता है, तीसरा में यूज होता है बाइफोकल लेंस का और चौथा वाला में यूज होता है सिलिंड्रिकल लेंस का। और इसमें आपसे पूछ रहा है सिलिंड्रिकल लेंस किस में लगाया जाता है तो चौथा वाला में लगाया जाता है, और चौथा वाला कौन होता है तो एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता। तो इस तरह हम लोग का यह 45 का सही आंसर हो जाएगा सी, एस्टिग्मेटिज्म। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 क्वेश्चन में देखेंगे तो दृश्य प्रकाश के रंग का कारण, यानी प्रकाश के रंग का कारण आप लोग याद कीजिए, प्रकाश के रंग का कारण हम बताए थे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बदलता है तो कलर बदलता है, और ये भी याद कीजिए फ्रीक्वेंसी बदलता है तो वेवलेंथ भी तो बदलता है। तो अगर ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी देते, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ऑप्शन दे देंगे वेवलेंथ। तो प्रकाश के रंग का कारण फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में नहीं होगा तो वेवलेंथ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसमें दिया हुआ है वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी का मतलब हो गया निश्चित दूरी, कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट अगर नजदीक में होता है, मान लीजिए यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट नजदीक में है तो रे ऑफ लाइट जो होता है वो इस तरह चलता है, और इस तरह चलता है तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा वेव फ्रंट बनेगा देख लीजिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। और स्फेरिकल वेव फ्रंट किस में दिया हुआ है तो ए में दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग का 47 का सही आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में दिया हुआ है सूरज के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। सूरज के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वह ब्लैक लाइन होता है। सूरज से जो लाइट आता है उसमें काला काला लाइन दिखाई देता है, यानी यह जो स्पेक्ट्रम होता है स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइन्स होता है। और कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, तो नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, बीच में एब्जॉर्प्शन उसका हो जाता है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर हो गया, सी आंसर हो गया। 49 नंबर में 49 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की आधी राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है, यानी हाफ लाइफ के बारे में पूछ रहा है कि वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का आधा मात्रा जो होता है वो डीके हो जाता है, तो उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ किस में दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है हाफ लाइफ, यानी अर्धायु उसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। यहाँ सेमीकंडक्टर का कहानी है। सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर अर्धचालक का बात हो रहा है, इसलिए ताप बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है वह घटता है, इसलिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी घटेगा। मतलब सही आंसर हो जाएगा बी, घटता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 50 के बाद 51 नंबर में चलते हैं। 51 नंबर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें टावर का हाइट दिया हुआ है। इसमें हाइट कितना दिया हुआ है, तो 245 मीटर। याद कीजिए, अगर आपको टावर का प्रसारण डिस्टेंस निकालना है तो इसमें डी का फॉर्मूला होता है √2RH। इसमें वैल्यू भरिएगा, 2 रहेगा, आर का वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, जो कि रेडियस होता है अर्थ का, और हाइट दिया हुआ है आपको 245, इतना हाइट दिया हुआ है। 245 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 490 हो जाएगा, और 490 का एक जीरो अगर हम 6.4 को दे दे तो 64 हो जाएगा, और गुना में है 10⁶। 10⁶ का रूट हो जाएगा 10⁻3, और इसका 7 और 8 हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा 56, और 10⁻3 10⁻3 के बदले किलो लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी में दिख रहा है 56 किलोमीटर। तो इस तरह यह जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आता है 56 किलोमीटर, यानी 56 इंटू 10⁻3 मीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, यानी फोर्स दिया हुआ F, और डिस्टेंस के लिए कह रहा है कि डिस्टेंस को आधा कर देंगे। फोर्स का फॉर्मूला याद कीजिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r²। इसमें डिस्टेंस को आधा करना है, यानी r को आधा करना मतलब 1/2 करना है, और स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर। इसका मतलब हो गया कि अगर हम डिस्टेंस को आधा करेंगे तो फोर्स हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना किस में है, तो ए में दिया हुआ है, इसलिए 52 का आंसर, सही आंसर कौन है, तो ए, यानी 4F। आगे बढ़ते हैं 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन जो है यह किससे रिलेटेड है, तो किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड है, जंक्शन रूल से। जंक्शन रूल में आपसे पूछ रहा है आई का वैल्यू। अगर आप इस पॉइंट पर जाते हैं तो इस पॉइंट पर देखिएगा तो इधर से करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 16 एम्पियर, और इधर की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, तो 8 एम्पियर, बचा कितना, तो 8 एम्पियर, यानी इधर की ओर जाएगा 8 एम्पियर। तो इस तरह आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 एम्पियर। यानी इसमें यह वाला जो पॉइंट दिया हुआ है सब पॉइंट आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। आपको आई का वैल्यू पूछ रहा है तो इस जंक्शन पर डायरेक्ट चलेंगे, जिसमें इधर से करंट दिया हुआ है 16 एम्पियर और इधर का दिया हुआ है, इधर का पूछ रहा है। चलिए आंसर हम लोग का कितना हो गया, तो 8 एम्पियर। 8 एम्पियर किस में है, तो ए में है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 53 के बाद 54 में चलते हैं। 54 में दिया हुआ है दो बल्ब है, दोनों का पावर दिया हुआ है, एक का पावर है 25 वाट और दूसरे का पावर है 100 वाट। आपसे पूछ रहा है किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताए थे कि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। अगर इसमें R को अलग कीजिएगा तो R बराबर हो जाएगा V²/P। इसका मतलब P और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब जिसका पावर कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। पावर किसका है, तो 25 वाट का, इसलिए 25 वाट का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ज्यादा वाला ही पूछ रहा है, ज्यादा वाला पूछ रहा है, यानी सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। तो 54 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कौन चीज से नापते हैं। याद कीजिए, सेल का पोटेंशियोमीटर नापने के लिए हम लोग सेल का ईएमएफ नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। अगर वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर भी वोल्टेज नापता है, लेकिन यह सेल का नहीं नापता है। सेल का वोल्टेज नापने के लिए यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर को। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में है मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
मेटल का परावैद्युतांक याद कीजिए, मेटल का रटवाए थे आप लोग को, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है तो इन्फिनिटी। इस तरह ऑप्शन बी सही है, यानी 56 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़िए 57 की ओर। 57 में पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन है। तो ये तो बार बार आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि डायनेमो जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है तो डायनेमो। आगे बढ़िए 58 नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में अगर आप देखेंगे तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर इमेज बनता है, और रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा होता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो याद कीजिए, आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी बताए होंगे कि रेटिना पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, और उल्टा के साथ मेल किसका होता है तो रियल का, यानी वास्तविक का। तो वास्तविक और उल्टा खोजिए, ऑप्शन बी में सही है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 में दिया हुआ है विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 का विषम गुणज होता है। कंस्ट्रक्टिव में होता है λ/2 का सम गुणज, और डिस्ट्रक्टिव में होता है λ/2 का विषम गुणज, और विषम संख्या के लिए लेते हैं 2n+1। λ/2 के साथ 2n+1 सी में दिया हुआ है। इस तरह हम लोग का 59 का आंसर, सही आंसर कौन सा है तो सी, यानी 2n+1 इंटू λ/2। आगे बढ़िए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, तो बार बार यूज भी किए होंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या नापता है तो एनर्जी नापता है, यानी 60 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए 61 नंबर 61 में आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा सीरीज जो है वह विजिबल में पड़ता है, दृश्य रीजन में। तो इसको याद कीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का 5 सीरीज होता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। इसमें से लाइमन सीरीज पड़ता है अल्ट्रावायलेट में, और बामर सीरीज जो पड़ता है वह किस में पड़ता है तो विजिबल रीजन में। तो इसका विजिबल में पूछ रहा है, यानी बामर हो जाएगा, बामर सीरीज ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में है कि किसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोग पढ़े थे, कितना तरह का तो 7 तरह का। सबसे ऊपर था रेडियो और सबसे नीचे था गामा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल था, अल्ट्रावायलेट था, एक्सरे था, गामा रे था। सबसे ऊपर जो रेडियो वेव था उसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम था, और सबसे नीचे जो गामा था उसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा था। तो इस तरह हम लोग का जो यह क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरण यानी गामा रे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 63 में दिया हुआ है रेक्टिफायर से रिलेटेड, यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए पूछ रहा है। तो याद कीजिए, इसमें रेक्टिफायर जो होता है उसमें 2 तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर आप बात करें तो इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वह डबल हो जाता है। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर, यानी फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100, जो कि दिया हुआ है बी में। तो इस तरह हम लोग का 63 का सही आंसर हो जाएगा बी, 100 हर्ट्ज। 64 में चलिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र के लिए त्वरित नहीं होता है। यह क्वेश्चन इस टाइप का तो इससे पहले भी आया था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड करके था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जिसमें चार्ज होगा वह डिफ्लेक्ट होगा, और जिसमें चार्ज नहीं होगा वह डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेट भी नहीं होगा। तो इस तरह चार्ज पूछ रहा है कि कौन त्वरित नहीं होता है मतलब जिसमें चार्ज नहीं होगा, और किसमें चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रॉन में। तो इस तरह हम लोग का सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन में चलते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर किससे रिलेटेड है तो भूतरंग यानी वेव से रिलेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसका जो प्रोपेगेशन होता है वह 3 तरह से होता है। एक होता है ग्राउंड वेव, दूसरा होता है स्काई वेव, और तीसरा होता है स्पेस वेव। यहाँ पर दिया हुआ है ग्राउंड वेव, और ग्राउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वह सबसे कम होता है। कितना होता है तो 1500 किलोहर्ट्ज से भी कम। और दूसरा वाला जो होता है स्काई वेव उसका होता है 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, और तीसरा वाला जो स्पेस वेव होता है उसका होता है 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा, लगभग 200 मेगाहर्ट्ज तक। तो आगे बढ़ते हैं 65 के बाद 66 तक बढ़ते हैं। 66 में है क्या दिया हुआ तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद कीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ता है, और लंबाई को बढ़ाने पर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता है, दिया हुआ है ए में, इसलिए 66 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़िए 67 नंबर में एलजी और एलएम में रिलेशन पूछा गया है, यानी ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में रिलेशन। याद कीजिए, इसमें आप लोग को बोले थे कि अगर कोई मैग्नेट होता है तो किनारा से किनारा नापिएगा तो इसको बोलते हैं एलजी, किनारा से किनारा नापिएगा तो एलजी। आप पोल से पोल नापिएगा यानी थोड़ा सा भीतर नापिएगा तो इसको बोलते हैं एलएम। एलएम छोटा होता है, एलजी बड़ा होता है। तो अगर रिलेशन निकालते हैं तो एलएम जो होता है यानी जो छोटका होता है, एलएम जो होता है वह 84% होता है किसका तो बड़का का।
इसको सोल्व करेंगे तो 84% के बदले आ जाएगा 5/6। 5/6 किस में है, तो LM बराबर 5/6 LG ए में है। इस तरह 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। LM इज इक्वल टू 5/6 LG। आगे बढ़िए 67 तो हो चुका। 68 रेडियो सक्रियता का मात्रक, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक। तो रेडियो एक्टिविटी का मात्रक याद कीजिए क्यूरी होता है। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है क्यूरी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होता है, AMU मास का होता है, जूल एनर्जी का होता है, और क्यूरी जो होता है वह रेडियो एक्टिविटी का होता है। नेक्स्ट है तनुकरण यानी एटेन्युएशन। एटेन्युएशन का यूनिट कौन होता है, तो एटेन्युएशन का यूनिट होता है डेसिबल, यानी डेसिबल पर सेंटीमीटर। यानी स्ट्रेंथ जो होता है, वेव का जो स्ट्रेंथ होता है उसमें जो कमी होता है उसको कहा जाता है तनुकरण, और इसको नापते हैं हम लोग किसमें, तो डेसिबल में। तो इस तरह 69 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन है 0 केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है, यानी 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब हो गया कि टेम्परेचर को बहुत कम कर दिए, और किसका बात हो रहा है, तो अर्धचालक का। याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सेमी कंडक्टर को अगर ठंडा कीजिएगा तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है। सेमी कंडक्टर को ठंडा करेंगे, और ठंडा कहाँ तक करना है, तो 0 केल्विन तक। तो अगर 0 केल्विन का मतलब एकदम पहुंचा दिए नीचे से नीचे, तो जैसे ही नीचे से नीचे पहुंचा दीजिएगा टेम्परेचर को, तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। बढ़ते 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 ऊपर से ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी किसका रेसिस्टेंस होता है, तो कुचालक का। यानी यह किसके जैसा काम करेगा, तो इंसुलेटर के जैसा। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर। तो इस तरह 70 का सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह हम लोग का कंप्लीट हो गया 70 क्वेश्चन, यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, सिर्फ देख लेते हैं, आंसर बता नहीं पाएंगे चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और लगातार बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। देख लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। इसके बारे में बता चुके आप लोग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोधकता, यानी रेसिस्टिविटी क्या होता है, उसका यूनिट लिखना है। शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर जो cos फाई के बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, यानी साइन IC बराबर जो 1/μ होता है उसका रिलेशन है। और उसके बाद है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का 2 प्रॉपर्टी लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण का शर्त बताइए, यानी कंडीशन बताना है इंटरफ्रेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलराइड क्या होता है, व्हाट इज पोलराइड, और इसका यूज लिखना है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं माइक्रोवेव क्या होता है, यानी सूक्ष्म तरंगे क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखना है। विद्युत का चुंबकीय तरंग क्या है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। लॉरेंज फोर्स क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा यानी प्रतिघात, यानी रिएक्टेंस और इम्पीडेंस क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्राथमिक और द्वितीय केंद्र धनुष, यानी प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है डी के कांस्टेंट दिया हुआ है और हाफ लाइफ पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं TIR का कंडीशन पूछ रहा है और एक यूज बताना है। ईडी करंट क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में यदि निर्वात से किसी माध्यम में पूर्णांतिक परावर्तन के लिए क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और स्पीड पूछ रहा है। आगे बढ़िए, 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है और तीनों के लिए पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपसे तीसरा का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरह एक और क्वेश्चन है 20 नंबर में, बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं, स्टेबल ऑर्बिट पूछ रहा है, बोर से स्टेबल ऑर्बिट। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन 20 शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से 10 का क्वेश्चन आप लोग को लिखना होता है, लिख दिए होंगे। आगे बढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या है, तो गॉस का थ्योरम लिखना है और इसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न विक्षेपण रहित विचलन क्या है और 2 प्रिज्म को कंबाइन करना है। आगे है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है आपको रिफ्रैक्शन फार्मूला प्रिज्म के लिए। आगे बढ़िएगा तो नॉन एक्सिस पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकालना है नॉन एक्सिस पर। नेक्स्ट है लेंज का नियम लिखना। इसी के साथ क्वेश्चन का द एंड होता है।